राधा 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 राधा। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देखते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आया 2014 में कि वह द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a larger number of uncodified and unenumerated privilege to continue. Assess the reason for the absence of legal codification of the parliamentary privilege. How can this problem be addressed? Then introduction क्या है, तो parliamentary privilege are constitutional armors that shield your legislature from external interference, allow them to speak, act and decide freely within the house. तो एक तरीके का ये एक प्रोटेक्शन देता है जिससे कि बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करे, वो खुल पूरी तरीके से बोल सके, काम कर सके. Rooted in the British parliamentary tradition, they uphold the autonomy, dignity and authority of the legislature in the democratic setup. तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से लिया गया है. तो बेसिक आइडिया क्या है कि ये स्पेशल राइट एंड इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्पेशल राइट इम्यूनिटीज़ होती है, ये एमपी एमएलए दोनों को मिलते हैं. इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल प्रिविलेज फॉर मेंबर एंड कलेक्टिव प्रिविलेज फॉर द हाउस. तो दोनों इंडिविजुअल कलेक्टिव दोनों मिलते हैं ये. तो डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 105 पार्लियामेंट एंड 134 की 194 स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी प्रिविलेज जो है आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड जुडिशल रिव्यू. तो इस पर जुडिशल रिव्यू लग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विदिन इनको करना होता है. देन है कवर एरिया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, एग्जाम्पशन फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स और डिबेट्स. तो इसमें क्या है कि खुली तरीके से बोल सके, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगा, और जो जो भी डिबेट हो रही है सोर्स नहीं बताना उनको. देन एग्जांपल केशव सिंह केस 1965. तो इसमें असर्टेड दैट लेजिस्लेटिव प्रिविलेज आर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड जुडिशियल रिव्यू. तो इसमें बताया ऐसा केशव कि भाई शव के तो कुछ लिमिट्स होंगे, केशों के बढ़ने के कुछ लिमिट होंगे ना. प्रिविलेज दिया जिसके होते हैं केश, उसको प्रिविलेज मिलता है. देन प्रेजेंट प्रिविलेज आर पार्टली कोडिफाइड एंड पार्टली बेस्ड ऑन ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. अच्छा, अभी जो है वो कुछ कोडिफाइड है, कुछ तो जो ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश होता करते थे वो, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने किया, ये तीन से मिलके हैं. 2008 में क्या हो गया, लोकसभा जो कमेटी ऑफ प्रिविलेज जो रिकमेंडेड अगेंस्ट codification, arguing it would reduce the necessary flexibility of parliament to function effectively. तो कमिटी ऑफ प्रिविलेज थी, उसने बोला कि मत करो, जिससे कि क्या हो जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी. देन है नीड फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, इंश्योर फ्री एंड fearless फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. तो पूरी तरीके फ्रीली काम कर सकेंगे, कोई एक्सटर्नल नहीं हो इंटरफेरेंस. एग्जाम्पल जो है सर्च लाइट केस 1959. तो लेजिस्लेचर कैन रिस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ हाउस प्रोसीडिंग्स. तो ये क्या है कि लेजिस्लेचर जो है प्रेस की फ्रीडम को कम कर सकते हैं. देन प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम लीगल जो इंटिमिडेशन स्पेशली ड्यूरिंग द डिबेट स्पीचेस एंड वोटिंग. तो कि भाई तेरे पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डिबेट स्पीच और वोटिंग के टाइम पे कि तूने गलत करा, तूने ऐसा बोला वैसे बोला, ऐसा नहीं कर सकते. इनेबल जो इफेक्टिव स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन मोशन एंड इंक्वायरीज. तो अगर बोलने की फ्रीडम नहीं रहेगी तो वो कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे एग्जीक्यूटिव को. तो क्वेश्चंस करेंगे, मोशन लेके आएंगे, इंक्वायरी कराएंगे, इसके थ्रू जो है वो स्क्रूटनी करेंगे. देन मेंटेन द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर एज एन इंस्टीट्यूशन. तो लेजिस्लेचर उसकी डिग्निटी मेंटेन करते हैं. देन एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द सेपरेशन ऑफ पावर एंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो जो सेपरेशन ऑफ पावर रहता है उसको प्रिजर्व करता है, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को भी. ठीक है. देन डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. तो इसमें क्या है कि मीनिंग क्या हुआ, इंडिविजुअल का क्या हुआ, राइट एंजॉयड बाय इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. देन कलेक्टिव में क्या हुआ, एंजॉयड बाय ईच हाउस एज एन इंस्टीट्यूट. तो पूरा हाउस, लोकसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा के पावर्स है, ये ऐसे होगा. पर्पस क्या है इंडिविजुअल को, क्या है, टू इनेबल द मेंबर टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड फेयरलेसली. देन कलेक्टिवली क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द हाउस, इंटीग्रिटी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए. फिर होएगा अपना एग्जाम्पल है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस. आर्टिकल
क्या है 105 एंड 194। अच्छा, ये इंडिविजुअल में है। देन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट एंड सिविल केस ड्यूरिंग सेशन। तो कोई सिविल केस नहीं होगा, मतलब सिविल केस होगा तो उसमें अरेस्ट नहीं होंगे ये लोग। उसमें क्या है, कुछ टाइम दिया जाता है शायद, नहीं सिविल केस में नहीं होंगे, क्रिमिनल केस में हो सकते हैं अरेस्ट। एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ज्यूरी ड्यूटी और अटेंडेंस इन कोर्ट वाइल इन सेशन। अच्छा, जब सेशन में है तो जूरी के काम नहीं करेंगे और अटेंडेंस के लिए देना है। कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या होगा कि राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग। इंटरनल प्रोसीडिंग कैसे करना है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। देन पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कोई ब्रीच करते तो पनिश कर सकते हैं। देन राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग एंड प्रोहिबिट एक्सटर्नल डिफेंस, पब्लिश कर सकते हैं और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को हटा सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी, तो इंडिविजुअल में क्या होगा, इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या होगा कि ये एमपी एमएलए को अप्लाई करेगा इंडिविजुअली, और कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या होगा, अप्लाइज टू एंटायर हाउस कलेक्टिवली। देन लिमिटेशंस, तो इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या होगा कि कैन नॉट बी यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट और इम्यूनिटी फ्रॉम क्राइम्स। ऐसे नहीं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए हो या फिर इससे मतलब कोई क्राइम कर सकते हैं कि भाई प्रिविलेज मिल गया तो क्राइम कर लो। कलेक्टिव में क्या होगा, कैन नॉट ओवरराइड योर फंडामेंटल राइट और जुडिशियल स्क्रूटनी। ऐसा नहीं कि जुडी फंडामेंटल राइट को जो है आप तोड़ रहे हो। देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसमें क्या होगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर्स व्हेन एनी इंडिविजुअल और अथॉरिटी वायलेट द स्पेशल राइट और इम्यूनिटी एंजॉयड बाय मेंबर और द हाउस कलेक्टिवली। जब उसको तोड़ देते हैं तो वो ब्रीच हो जाएगा। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स और हैम्पर द लेजिस्लेचर्स एबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी और अंडरमाइन द डिग्निटी और ऑटोनॉमी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द हाउस। तो लेजिस्लेचर को काम करने में प्रॉब्लम करते हैं या फिर जो अथॉरिटी है डिग्निटी उसको कम कर देते हैं हाउस की। तो एग्जाम्पल हो जाएगा पब्लिशिंग फॉल्स रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, समनिंग एन एमपी फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग ड्यूरिंग अ सेशन विदाउट परमिशन। तो बेसिकली क्या है, फॉल्स रिपोर्ट दे दी तो उसकी डिग्निटी कम कर दी है ना, और किसी एमपी को जो है समन कर लिया कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए जब वो सेशन में है विदाउट परमिशन, तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा ना फिर। प्रिवेंटिंग एन एमपी फ्रॉम अटेंडिंग द हाउस, ये हो जाएंगे। then contempt of court, contempt of the house ही क्या होगा, तो contempt of the house refers to any act that lower the authority or dignity of the legislature even if doesn't directly breach a specific privilege। तो जरूरी नहीं कि इसमें privilege breach हो पर उसकी जो dignity authority को कम कर दे तो contempt हो जाएगा। तो it is a broader consider the breach of the privilege and can apply to non member as well। अच्छा, कोई बाहर वाला कुछ बोल दे उल्टा सीधा तो contempt of house लग जाएगा। इसमें एग्जाम्पल जाएगा disrupting house proceeding, disrespectful conduct or abusive language towards the speaker or MP, refusing to appear when summoned by a parliamentary committee। तो ये है कि प्रोसीडिंग को नहीं करने देना, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं होने देना, और डिसरेस्पेक्टफुल काम करना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना स्पीकर एमपी के लिए, और अगर जब पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया तो आए नहीं। देन इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ प्रिविलेज, तो बेसिकली आर्बिट्री यूज ऑफ द privilege motion to settle political score rather than unfold institutional dignity। तो जब प्रिविलेज मोशन लगाते हैं, लेके आ जाते हैं कि भाई इसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर दिया, तो ये क्या है कि पॉलिटिकल स्कोर के लिए करते रादर देन कि इंस्टीट्यूशन के लिए। देन अटेम्प्ट्स टू शील्ड मेंबर फ्रॉम क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी अंडर द गाइज ऑफ प्रिविलेज, कि उनको क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए कि भाई इसका प्रिविलेज है ये तो जा ही नहीं सकता कोर्ट में या हियरिंग में, ये सब उसके लिए फिर ये इसको उठा देते प्रिविलेज को। तो पीवी नरसिम्हन राव केस 1998 में, तो एमपीज एंजॉय इम्यूनिटी फॉर वोट्स इन पार्लियामेंट बट नॉट फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनको पार्लियामेंट में वोट करने की ही इम्यूनिटी है, ना कि भाई कोई ब्राइब ले लें लोग। देन यूजिंग प्रिविलेज टू सप्रेस मीडिया रिपोर्ट और क्रिटिसिज्म, ये कौन सा है, सर्च लाइट केस। यूजिंग प्रिविलेज टू सप्रेस मीडिया रिपोर्टिंग और क्रिटिसिज्म, कि भाई हमारा कलेक्टिव प्रिविलेज है, आप ये रिपोर्ट नहीं लगा सकते, गलत रिपोर्ट, ऐसे करके मीडिया को सप्रेस कर दिया। देन एक्सेसिव सीक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग, कि वो जो प्रोसीडिंग होती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रोसीडिंग है उसमें बहुत ही सीक्रेटली करते हैं कि किसने क्या ब्रीच कर दिया, जनता को बताते ही नहीं है इसने किया भी कि नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। देन है डिस्प्रपोर्शनेट जो पनिशमेंट विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी और नेचुरल जस्टिस, तो
गलती छोटी सी है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं और प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करते। एग्जाम्पल थ्रेट ऑफ सस्पेंशन या फिर एक्सपल्शन, कहते वो सस्पेंड कर देंगे ऐसा। दैन डू वी नीड ए कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन क्या है कि हाँ भाई करनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंश्योर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, भाई क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो जो है कोडिफिकेशन जो विल क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रिविलेज प्रिवेंटिंग आर्बिट्री इंटरप्रिटेशन, स्कोप पता चल जाएगा, आर्बिट्री इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। देन है प्रिवेंट मिसयूज। तो इन राजा राम पाल वर्सेस लोकसभा 2007 में क्या है, एससी वार्न अगेंस्ट आर्बिट्री एक्सपल्शन ऑफ एमपीज अंडर प्रिविलेज क्लेम, कि आर्बिट्री मनमर्जी से एक्सपल्ड कर दी कि भाई तुमने तो प्रीच कर दिया तो तुमको तो हम हटा ही देंगे, है ना। देन है इनेबल जो जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें क्या है, डिफाइन जो है लिमिट, डिफाइन लिमिट्स अलाउ कोर्ट टू असेस इफ प्रिविलेज आर बीइंग मिसयूज्ड विदाउट इंटरफेयरिंग इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो जब लिमिट लग जाएगी तो कोर्ट को पता चल जाएगी हाँ भाई इतनी है, इसने ब्रीच कर दिया है, अब हम इंटरवीन कर सकते हैं। देन है अलाइन विद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। तो कोडिफिकेशन वुड हेल्प प्रिविलेज सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट शील्ड मिसकंडक्ट। कोडिफिकेशन से क्या होगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, ना कि मिसकंडक्ट करेंगे, है ना। देन है रिकमेंडेड बाय जो एक्सपर्ट बॉडीज। तो वो जो है NCRWC 2000 एंड सेकेंड ERC जो है सपोर्टेड कोडिफिकेशन टू स्ट्रेंथन जो अकाउंटेबिलिटी। देन है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कोडिफिकेशन। तो इसमें क्या आएगा कि रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। तो लेजिस्लेचर जो है मे नीड डिस्क्रिशन इन अनफोर्सीन और इवॉल्विंग सिचुएशन। ये बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या हो जाएगा कि अनफोर्सीन जो सिचुएशंस में उनको डिस्क्रिशन चाहिए काम करने के लिए, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट है मे लीड टू जुडिशियल ओवररीच। तो कोर्ट में इंटरफियर एक्सेसिवली इफ प्रिविलेज आर नैरोली डिफाइंड। अगर नैरोली डिफाइंड कर दे कोर्ट बहुत इंटरफियर करेगी। देन है कन्वेंशन हैव वर्कड सो फार। तो लाइक US, इंडिया हैज़ लार्जली मैनेज्ड विद कन्वेंशन बेस्ड प्रिविलेज। तो कन्वेंशन US में, UK में क्या है कि लाइक UK, इंडिया हैज़ लार्जली मैनेज कन्वेंशन बेस्ड प्रिविलेज। कन्वेंशन की हाँ भाई कन्वेंशन चला आ रहा है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। देन है पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो क्या है, कोडिफिकेशन थ्रू लॉ मेकिंग जो है मे बी पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड डिवाइसिव पता नहीं क्या है। अगर लॉ बना के करेंगे ना तो लॉ जो है पूरा का पूरा अपने फेवर में ही करेंगे ये लोग। देन वे फॉरवर्ड क्या है, तो बैलेंस विद फंडामेंटल राइट। तो इसमें क्या, इंश्योर प्रिविलेज डू नॉट जो ओवरराइड सिटीजन राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया फ्रीडम एंड एक्सेस टू जस्टिस। कि भाई प्रिविलेज जो है इनके ऊपर ना हो, जो FR है इनके ऊपर ना हो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया फ्रीडम, एक्सेस टू जस्टिस उसके ऊपर ना हो। देने जुडिशियल रिव्यूएबल फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है, वाइल रिस्पेक्टिंग जो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, अलाउइंग जुडिशियल स्क्रूटनी इन केस ऑफ अब्यूज एज अपहेल्ड इन राजा रामपाल केस। कि भाई लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी भी रहे पर जो जुडिशियल स्क्रूटनी है वो कर सके अगर अब्यूज़ होता है उस केस में तब। देन है ट्रांसपेरेंसी इन प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स। तो इसमें क्या है कि मेक प्रिविलेज मोशन जो सब्जेक्ट टू पब्लिक रीजनिंग विद क्लियर जो ग्राउंड एंड अवॉइड जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूसेज। प्रिविलेज मोशन सब्जेक्ट टू पब्लिक रीजनिंग, जो भी प्रिविलेज मोशन होगा उसमें पब्लिक रीजनिंग होनी चाहिए, क्लियर ग्राउंड होना चाहिए, अवॉइड करना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूसेज। देन रिफॉर्म इन प्रोसीजर। तो इसमें क्या है, एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉर इनिशिएटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्पोजिंग प्रिविलेज केसेस इन बोथ हाउसेस। तो प्रिविलेज केस को जो है डिस्पोज करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना चाहिए। इनिशिएट जो प्रिविलेज केस
के लिए जो है इनिशिएट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन सब के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना चाहिए। दैन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस फॉर लेजिस्लेचर, तो इसमें क्या है, कंडक्ट जो है रेगुलर वर्कशॉप ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ प्रिविलेज एंड एथिकल लेजिस्लेटिव कंडक्ट। तो वर्कशॉप कराते रहो जिससे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पर पता चल जाए और एथिकल लेजिस्लेटिव कंडक्ट के बारे में पता चल जाए। देन स्ट्रॉन्गर जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो इसमें क्या, प्रमोट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर टू प्रिवेंट ए प्रिविलेज फ्रॉम बिकमिंग शील्ड अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट ले आओ जिससे कि क्या है, ये इसको अकाउंटेबिलिटी को हटा नहीं सकें वो लोग। देन कंक्लूजन में क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर वाइटल फॉर द फंक्शनल independence of legislature, but unchecked use can erode your democratic transparency. A balanced codified जो है framework is essential to prevent misuse while preserving their constitutional necessity. Then है next topic है Speaker of Legislature. राधा then है Speaker of Legislature, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है, once a speaker जो always a speaker, do you think this practice should be adopted to impart your objectivity to the office of Speaker of Lok Sabha? What would be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? ये 2020 में आया था। तो इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, एज द गार्डियन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड डिसिप्लिन द स्पीकर जो है इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी। रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर्स में क्या है, प्रिसाइडिंग ओवर हाउस प्रोसीडिंग्स, तो स्पीकर जो है कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस, मेंटेन ऑर्डर एंड इंश्योर डेकोरम ड्यूरिंग डिबेट। ऑर्डर मेंटेन करता है, कंडक्ट करता है बिजनेस को, डेकोरम मेंटेन करता है। हैज़ अथॉरिटी टू सस्पेंड मेंबर्स फॉर अनरूली बिहेवियर, तो ये क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इसमें दे रखा है, तो सस्पेंड कर सकता है। देन सेकेंड है गार्डियन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो इसमें क्या, प्रोटेक्ट द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये डिसाइड ऑन ब्रीच, तो जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रिविलेज है इसको प्रोटेक्ट करता ही है। अच्छा, कि भाई उसका प्रिविलेज है, उसको बोलने दो, ये इन सब का प्रिविलेज है, आप लोग सब बोलो, ऐसे करो। देन डिसाइड ऑन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड रेफर सच मैटर्स टू प्रिविलेज कमेटी। अच्छा, तो ये ब्रीच में जो ये डिसाइड करते हैं और मैटर को रेफर कर देता है। देन थर्ड है सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल, तो अंडर आर्टिकल 110(3), तो इसमें स्पीकर्स डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल इज फाइनल एंड बाइंडिंग, इसका डिसीजन फाइनल बाइंडिंग होता है। एंड दिस रूल हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर राज्यसभा's पावर, एग्जाम्पल आधार एक्ट कंट्रोवर्सी, तो राज्यसभा जो है कुछ कर नहीं सकती, तो इम्प्लीकेशन हो जाता है सिग्निफिकेंट, मतलब क्या बोलते हैं, राज्यसभा की पावर के ऊपर। देन है फोर्थ है डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एज पर द 10th शेड्यूल द स्पीकर हैज अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई मेंबर फॉर डिफेक्शन, तो डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई करता है ये। तो दिस क्वासी जुडिशियल रोल हैज़ बीन कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू परसीव्ड बाइसेस, तो ये बाइस रहता है तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल है ये। एंड 5 है बेसिकली रेफरिंग बिल टू पार्लियामेंट्री कमेटी, तो द स्पीकर कैन रेफर द लेजिस्लेटिव प्रपोजल टू स्टैंडिंग और एड होक जो कमेटी फॉर डिटेल स्क्रूटिनी, तो कोई भी लॉ लेके आए हैं, बिल लेके आए हैं, उसको ये कमेटी को भेज सकता है, उसका स्क्रूटनी अच्छे से हो, तो इंश्योर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज इन लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, इससे क्या एफिशिएंट होगा और एक्सपर्टीज मिल जाएगा लॉ में। देन 6th एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इसमें क्या ये होता है, तो ये ओवरसी करेगा द फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड इट्स ऑफिसर्स, तो सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स का जो काम देखता है ये। एंड ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द हाउस आर एड्रेस्ड टू द स्पीकर, तो कम्युनिकेशन से प्रेसिडेंट से और हाउस तक का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो स्पीकर को बताया जाता है। एंड कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, तो इन इवेंट ऑफ टाई ड्यूरिंग द वोटिंग इन द हाउस, स्पीकर जो एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट एज पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यूजुअली टू मेंटेन स्टेटस क्यू, तो टाई पे ही कास्टिंग वोट देता है, वैसे नहीं देता। देन इट द रोल इन जॉइंट सेशन, तो इसमें क्या है, प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108 व्हेन कन्वीन्ड, जब जॉइंट सेशन होता है तो उसमें प्रिसाइड करता है। देन 9th है
डिसिप्लिनरी रोल, तो ये सस्पेंड कर सकता है, और वार्न मेंबर फॉर डिसरप्शन और वायलेशन ऑफ रूल्स, तो मेंबर है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, वार्न कर सकता है अगर वो रूल्स को वायलेट करे। देन इंश्योर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर, इंश्योर करता है कि भाई जो है डेमोक्रेसी अच्छे से काम हो रही हो। देन 10th है न्यूट्रल आर्बिटर एंड सिंबल ऑफ इम्पार्शलिटी, तो एक्सपेक्टेड टू फंक्शन अवर पार्टी लाइन इंश्योरिंग जो फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी, तो पार्टी लाइन के अबव जो है इसको काम करना रहता है, जिस भी पार्टी से इलेक्ट हुआ है उसके ऊपर इसको काम करना रहता है। देन है Then despite being a member of the political party must shed your partisan identity after election, तो वैसे तो ये पॉलिटिकल मेंबर रहता है, पार्टी का रहता है मेंबर, पर इलेक्शन के बाद में इसको जो है शेड कर देना चाहिए पार्टीसन आइडेंटिटी। देन है कंपेरिजन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश स्पीकर, तो इंडिया में क्या है टेन्योर क्या रहता है टिल द लाइफ ऑफ द स्पीकर 5 साल, ब्रिटिश में क्या होता है सर्व अनटिल रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, अच्छा जब तक रिटायर नहीं होता या फिर रिज़ाइन नहीं करता। देन रूल क्या है इसमें, इंडिया में क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाए डिसाइड ऑन मनी बिल एंड डिफेक्शन में। देन ब्रिटिश में क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यूट्रल आर्बिटर ऑफ द डिबेट, अच्छा डिबेट में आर्बिटर रहता ही है। देन है डिसीजन देगा। देन है पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो इंडिया में क्या है कि यूजुअली अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, अच्छा यूजुअली उसका मेंबर होता है। ब्रिटेन में क्या रिजाइन फ्रॉम पार्टी अपॉन इलेक्शन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, तो जब ये स्पीकर होता है तो ये पार्टी से रिजाइन कर देता है। देन है री इलेक्शन, तो इंडिया में क्या है कि कैन कंटेस्ट इलेक्शन अगेन ऑन पार्टी टिकट, तो पार्टी टिकट पे दोबारा से कर सकता है। देन ब्रिटेन में क्या है कि जनरली री इलेक्टेड अनअपोज्ड अक्रॉस पार्टीज, अच्छा। देन एंटी डिफेक्शन पावर क्या होगा इसमें, इंडिया में क्या है कि डिसाइड डिसक्वालिफिकेशन और 10th शेड्यूल, ब्रिटेन में क्या है कि नो सच रूल इन यूके पार्लियामेंट। देन है इंडिया में क्या है कि पोस्ट रिटायरमेंट इन रिटायरमेंट रोल, तो जो कैन बी गिवन जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये ब्रिटेन में क्या है यूजुअली रिटायर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो रिटायर ही कर जाता है ये। देन वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की डिबेट, तो इसमें क्या है आर्ग्यूमेंट इन फेवर, क्या है कि फेवर में क्या है कि इंश्योर न्यूट्रलिटी, तो क्या है ये फ्रीइंग द स्पीकर फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, helps uphold fairness during debate, especially during contentious vote like no confidence motion. पॉलिटिकल प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है भाई। देन स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो नॉन पार्टीसन स्पीकर बोले कि पार्टी से नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका कि नॉन पार्टीसन स्पीकर कैन एनफोर्स डेकोरम, अलाउ बैलेंस डिस्कशन एंड प्रिवेंट रूलिंग पार्टी डोमिनेंस इन द हाउस। अगर नॉन पार्टी से हुआ मतलब वो रिज़ाइन कर दे तो पार्टी से जिससे हुआ है, तो फिर क्या होगा कि डेकोरम मेंटेन कर सकता है, बैलेंस बना के रख सकता है। देन रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट, तो द परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी एनहेंस सिटीजन कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस, तो अगर न्यूट्रल रहेगा तो सिटीजन का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यहाँ पे अच्छे से हो रहा है सब काम। देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तो इसमें क्या है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो इसमें क्या है इंडियन पॉलिटिक्स इज डीपली जो है एडवर्सेरियल and such conventions may not be basically respected without legal backing, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई कोई बनाना ही नहीं चाहेगा, जैसा लेके ही नहीं आना चाहेगा कि जो क्या बोलते हैं कोई ऐसा लॉ ही नहीं लेके आना चाहेगा कि वो जो है रिज़ाइन कर दे पार्टी से। देन पार्टी बेस्ड सिस्टम, तो इंडियन इलेक्शन एंड नॉमिनेशन आर हेविली पार्टी सेंट्रिक, इंसुलेटिंग वन पोस्ट मे नॉट चेंज द लार्जर पॉलिटिकल कल्चर, अच्छा। तो मिड इंडिया में क्या है कि पार्टी के बेसिस पे वोट दिए जाते हैं, तो अगर एक पोस्ट को अगर हम अलग कर दें पार्टी से तो ऐसा पूरा पॉलिटिकल कल्चर को चेंज नहीं होगा, ये फिर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दूसरी जगह से आ ही जाएगा। देन है वोटर चॉइस अफेक्टेड, तो इफ़ अदर पार्टी डोंट कंटेस्ट अगेंस्ट द स्पीकर इट मे लिमिट डेमोक्रेटिक चॉइस
पर कंस्टिट्यूएंट, क्या ये? अच्छा, अगर दूसरी पार्टी कोई अपना स्पीकर के लिए नहीं देना चाहती तो क्या है कि डेमोक्रेटिक चॉइस रहेगी नहीं। मान लो कोई नहीं देना चाहता, एक ही पार्टी दे रही है, दो पार्टी दे रही है, देन नो गारंटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो इवन विदाउट कंटेस्टिंग री इलेक्शन स्पीकर में स्टिल एक्ट पॉलिटिकली। अच्छा, ये बोल रहे कि भाई तुम दोबारा से इलेक्शन करवाओ, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, स्पीकर के पोस्ट के लिए दोबारा से इलेक्शन हो, पहले एमपी हो फिर उसकी सीट के लिए दोबारा से इलेक्शन हो, ठीक है। तो इवन विदाउट कंटेस्टिंग री इलेक्शन, बिना री इलेक्शन के भी स्पीकर में स्टिल एक्ट पॉलिटिकली ड्यूरिंग देयर टेन्योर ड्यू टू आइडियोलॉजिकल बायस और पार्टी प्रेशर। तो पार्टी प्रेशर इसकी वजह से वो कर सकता है, पॉलिटिकली एक्ट कर सकता है। देन अडॉप्टिंग द वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर कन्वेंशन कैन स्ट्रेंथन द स्पीकर्स न्यूट्रलिटी। भाई न्यूट्रलिटी को बढ़ा सकता है, बट इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल मेच्योरिटी, एडहेरेंस टू कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। देन इशू इन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, जिसमें क्या है पार्टीसन कंडक्ट। तो क्या है इसमें, ऑफन एक्यूज ऑफ फेवरिंग द रूलिंग पार्टी इन मैटर ऑफ डिबेट एंड मोशन। एग्जाम्पल 2020 में फार्म बिल पास्ड विदाउट प्रॉपर डिवीजन। तो इसमें क्या है कि जो रूलिंग पार्टी उसको फेवर करता है ये डिबेट्स में, ठीक है। देन है डिलेज इन एंटी डिफेक्शन रूलिंग। तो एग्जाम्पल इन मणिपुर 2020 में क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज वाज डिलेड प्रमोटिंग एससीज इंटरवेंशन। तो डिले कर दिया, फिर एससी बीच में आया इसमें मणिपुर में। देन है लीडर ऑफ अपोजिशन इशू। तो 2014 में क्या, कांग्रेस वाज डिनाइड लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेटस डिस्पाइट हैविंग द ग्रेटेस्ट डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट अपोजिशन प्रेशर प्रेजेंस 44 MPs citing a non-statutory 10% रूल। अच्छा, बोला कि जब तक आप 10% सीट्स नहीं होती ना तब तक आपका लीडर ऑफ पोजीशन नहीं चुना जाएगा। तो ये क्या है पता नहीं। बोला कि कांग्रेस आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनोगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन शायद डिप्टी स्पीकर होता है शायद, पता नहीं, ठीक है। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो दोनों कोडिफाइड रूल जो है गाइड स्पीकर डिसीजन ऑन क्रिटिकल इशूज लाइक scheduling, recognition of parties and defection matters में। तो इसमें कोई कोडिफाइड रूल नहीं है कि भाई तुमको ऐसे करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, कि भाई इतने दिन के अंदर डिसीजन देना पड़ेगा, इन बेसिस पे करेगा। तो वो जो क्या है आर्बिट्रेरीनेसली आता है ये। देन है वे फॉरवर्ड क्या है। तो सरकारी कमीशन 1988 में क्या बोला कि गिवन स्पीकर रिजाइन फ्रॉम पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी टू अपहोल्ड इम्पार्शलिटी, की वजह से वो इसके क्या बोलते हैं स्पीकर बनता है, वैसे ही वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। देन नेशनल जो है कमीशन टू रिव्यू, तो वो क्या द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इसने क्या बोला कि एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन केस, कि ट्रिब्यूनल ले आओ, स्पीकर डिसाइड करेगा। सेकेंड ERC 2007 क्या बोल रहा है कि सजेस्ट द डिसीजन जो है अंडर द 10th शेड्यूल शुड बी मेड बाय एन एक्सटर्नल जुडिशियल बॉडी नॉट द स्पीकर, ये एक्सटर्नल जुडिशियल बॉडी डिसाइड करे ना कि स्पीकर। देन SC इन केशवा क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, केशम मेघनांद्र सिंह वर्सेस स्पीकर 2020, इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, रूल दैट डिस्क्वालिफिकेशन जो है पिटिशन मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 3 months। तो डिस्क्वालिफिकेशन 3 months के अंदर डिसाइड कर दो। देन है कोडिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन, इसमें क्या है कि नीड फॉर लीगल क्लैरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स टू इंश्योर credibility, neutrality and procedural fairness. Then conclusion क्या है, speaker is the moral compass of parliament. If it wavers, democratic discourse derail. A code-bound non-partisan rule is long overdue. Then है
स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो सेंटर का था, अब स्टेट का देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग legislative work and in facilitating best democratic practice. तो 2030 में है ये। तो इंट्रोडक्शन क्या है, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हाउस, constitutional head of the house, अच्छा, and presiding and presides over its proceedings, ठीक है। देन है entrusted, preside करते हैं proceedings की जो भी है, entrusted with maintaining decorum and ensures impartial conduct. The speaker plays a crucial role in, basically critical role in upholding legislative integrity at state level, ठीक है। देन है रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर, तो ये प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द असेंबली, वो ये प्रोसीडिंग प्रिसाइड करता है, डेकोरम ऑर्डर। देन है सर्टिफाइड मनी बिल अंडर आर्टिकल 199, स्पीकर डिसीजन फाइनल, ठीक है। देन डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, ठीक है। देन रेफर बिल्स एंड इशूज टू रेलिवेंट कमिटी, ठीक है, कमिटी को भेजता है बिल इशू। देन है वोट्स ओनली इन केस ऑफ अ टाई टू ब्रेक डेडलॉक, कास्टिंग वोट ही करता है ये टाई के टाइम पे। देन कंट्रोल लेजिस्लेटिव बिजनेस इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड मोशन, तो लेजिस्लेटिव जो भी लॉ के काम है वो करता है, लिस्ट करते हैं क्वेश्चंस को, मोशंस को। देन इंटरप्रेट हाउस रूल्स एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो हाउस रूल होते हैं कि कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा देता है ये, इंश्योर करता है। देन रिसीव्स जो है रेजिग्नेशन ऑफ एमएलएज एंड डिसाइड्स ऑन इट्स वॉलंटरीनेस और जेन्यूननेस, तो रेजिग्नेशन को रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि भाई वॉलंटरी जेन्यून है कि नहीं है। देन एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द असेंबली सेक्रेटरीट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है जैसे काम करता है ये असेंबली का, जो ये सेक्रेटरीट है ना उसका ये, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये होता है, अच्छा, सेक्रेटरीट। देन इशूज इन जो फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट असेंबली स्पीकर, इसमें क्या क्या होंगे, तो इसमें क्या है, पार्टीशनशिप इशूज क्या क्या है, एक मिनट, तो इसमें इशूज होंगे पार्टीशन इन एंटी डिफेक्शन रूल। तो बेसिक एग्जांपल महाराष्ट्र में 2022 में क्या हो गया कि ना, डिस्क्वालिफिकेशन प्ली अगेंस्ट शिंदे faction MLA was delayed amid political crisis. डिस्क्वालिफिकेशन प्ली, जो प्ली था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसको डिले कर दिया। देन एग्जांपल है मणिपुर में 2020 में क्या हुआ, SC क्रिटिसाइज्ड द स्पीकर फॉर डिलेइंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टेड MLAs, तो जो डिफेक्टेड था उनको डिस्क्वालीफाई ही नहीं कर रहा था ये स्पीकर, ठीक है, डिले कर रहा था। देन सेकेंड है डिले इन सर्टिफाइंग बिल्स और एक्शन, क्या ये एग्जांपल, डिले इन सर्टिफाइंग मनी बिल कैन स्टॉल जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस और बेनिफिट रूलिंग पार्टी पॉलिटिकली, जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा कि मनी बिल है तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसे रहेगा, ठीक है। या फिर वो कोई भी किसी भी बिल को मनी बिल बोल देगा तो रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। देन थर्ड है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन रेजिग्नेशन डिसीजन, तो जो एग्जांपल कर्नाटक में 2019 में सॉ जो डिले इन एक्सेप्टिंग रेबल एमएलएज रेजिग्नेशन ड्यूरिंग अ ट्रस्ट वोट, तो कोई रिज़ाइन करके जाना चाह रहा है पर वो क्या है कि डिले कर रहा था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। देन लैक ऑफ क्लियर जो टाइमलाइंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम फॉर स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन और रेजिग्नेशन लीडिंग टू मिसयूज, तो इसमें टाइम नहीं, कितने में डिसीजन देना पड़ेगा डिफेक्शन और रेजिग्नेशन में, तो वो क्या है, वो मिसयूज होता है। देन वे फॉर्ड क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है काइशम मेघचंद्र सिंह 2020, इसमें क्या है, डायरेक्टर स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन विद इन 3 months टू कर्ब पार्टीशन डिले, वह 3 मंथ के अंदर तुम डिसाइड कर लो। देन है सरकारी कमीशन 1988, इसमें बोला कि रिकमेंडेड द स्पीकर जो शुड रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट इलेक्शन टू मेंटेन
इम्पार्शलिटी। जैसे स्पीकर बनता है तो रिज़ाइन कर दी पार्टी से। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इसने क्या बोला कि एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल। बोला इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिसाइड करे डिफेक्शन। दैन सेकंड ERC 2007, इसमें बोला कि सच जुडिशियल बॉडी या फिर ट्रिब्यूनल टू इंश्योर न्यूट्रलिटी इन डिफेक्शन मैटर। जुडिशियल बॉडी या फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करे। देन इसमें क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन एंड सेटिंग स्ट्रिक्ट जो प्रोसीजरल टाइमलाइन टू मिनिमाइज डिस्क्रिप्शन बेस्ड मिसयूज। तो जो कन्वेंशन को कोडिफाई कर दो और जो प्रोसीजर टाइमलाइन है उसको स्ट्रिक्ट कर दो। देन क्या है, कंक्लूजन क्या है इसमें, a speaker who tells the scale of power erodes the house credibility to protect the spirit of democracy. Neutrality must be institutionalized, not assumed. Then next topic है role of opposition. रोल ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस पर क्या कोई। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन, तो इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज नॉट ओनली टॉलरेटेड एज constitutional but must be maintained because it is indispensable। ये वॉल्टर विम्पमैन ने बोला ये। Then opposition in the parliament to serve as the constitutional counterbalance to the ruling party। तो ये counterbalance देती है ruling party को। In a healthy good democracy the opposition is not just a critique but a watchdog and policy challenger। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि ये क्रिटिक है, वॉचडॉग है, पॉलिसी चैलेंजर है, essential for informed and balanced governance। देन है अपना constitutional and statutory status क्या है, देन क्या है इसमें constitutional and statutory status। तो इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रखा है। देन सैलरी अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 accords statutory recognition to LOPs in both houses। तो ये एक्ट आया ना, इसके थ्रू एक रिकग्निशन आया, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन। देन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ अपोजिशन इंडिया। तो 1950 से 60s में क्या मार्जिनल प्रेजेंस था। तो द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज मार्क्ड बाय डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिविंग अपोजिशन पार्टी न्यूमेरिकली वीक। तो ये कांग्रेस डोमिनेट करी थी। देन है रजनी कोठारी conceptualize the opposition in Indian dominated party, India's dominant party system as a peripheral yet functional pressure mechanism। तो रजनी कोठारी ने बोला कि भाई पेरीफेरी पे है पर फिर भी प्रेशर मैकेनिज्म अच्छा है इसका। देन रादर देन एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव जो ऑल्टरनेटिव फॉर पावर, अपोजिशन पार्टी जो है सर्व टू चैनल जो है डिसकंटेंट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक डिस्कोर्स। तो रादर देन कि भाई ऑल्टरनेटिव हो पावर के लिए, ये डिसकंटेंट उसको चैनल कर सकती है और पब्लिक डिस्कोर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि हाँ भाई। 1969 में क्या है कि इंस्टीट्यूशनल जो रिकग्नाइजेशन बिगिंस। तो पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज ऑफिशियली रिकग्नाइज इन लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 में। तो LOP जो पहली बार जो रिकग्नाइज हुआ, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस ऑफ अपोजिशन एज अ नेसेसरी डेमोक्रेटिक फोर्स। तो ये क्या है कि बिगनिंग हुई एक्सेप्टेंस, ठीक है। देन 1970s का रोल जो है सॉलिडिफाइज। तो क्या इमरजेंसी पीरियड 1975 से 77, इसमें हाईलाइटेड द क्रिटिकल रोल ऑफ द अपोजिशन इन डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। इमरजेंसी पीरियड था तो इसमें क्या है कि इसमें हाईलाइट हुआ रोल का। देन द जनता पार्टी विक्ट्री 1977 में एंडेड कांग्रेस का जो अनइंटरप्रेटेड रूल एंड demonstrated the power of a united opposition। देन 1980s 90s में इसमें क्या हुआ कि
fragmentation and emergence of regional forces. तो इसमें क्या है, opposition became more diverse and decentralized. तो इसमें diverse decentralized हो गया, with regional parties like DMK, TDP, and SPs gaining the national influence. The 1989 election and the rise of coalition politics gave the opposition greater leverage in parliamentary functioning. Then है post 2000s, तो इसमें क्या increasing assertiveness. तो इसमें क्या है, opposition played a vital role in UPA era accountability. तो 2000 के बाद में क्या है कि अकाउंटेबिलिटी में ये इसने बहुत अच्छा काम करा. एक्सपोजिंग मेजर इशूज लाइक द 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम करप्शन एंड कोल एलोकेशंस. अच्छा, then a parliamentary committee led by opposition member grew more influential in scrutinizing executive action. तो जो कमिटी थी तो जो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई स्क्रूटनाइज करने के लिए. देन है पोस्ट 2014 challenges and resistance. इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी इन 2014 एंड 2019 वीकेंड द अपोजिशंस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. तो 14-19 में क्या हुआ कि अपोजिशन जो है बहुत कम वोट मिले. डिस्पाइट not qualifying for LOP status in the Lok Sabha, the opposition continued to raise the critical issues like farm law, Pegasus surveillance, and constitutional changes, CAA Article 370, through debates, protests, and civil society mobilization. तो ऑल उसको क्या बोलते क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर भी जो है वो जो है इशू लेके आया, काफ़ी रेज करे इसने. देन है प्रेजेंट स्टेटस क्या रहा है. पोस्ट द LOP remain vacant in 16-17. पोस्ट है अच्छा 16th और 17th लोकसभा ड्यू टू कांग्रेस नॉट मीटिंग द 10% सीट थ्रेशोल्ड. तो 10% नहीं जीते इसने. इट वॉज रिस्टोर्ड इन द 18th लोकसभा विद राहुल गांधी अपॉइंटमेंट आफ्टर कांग्रेस फॉर 99 सीट्स. तो फिर इसको राहुल गांधी को बना दिया, तो इसमें 99 सीट जीती इसलिए. तो इन कॉन्ट्रास्ट राज्यसभा कंटिन्यू टू हैव अ फंक्शनल LOP मल्लिकार्जुन खारगे where the 10% rule is not strictly enforced in practice. अच्छा, तो यहाँ पे लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता. ये तो खारगे जो है वो रहता है वहाँ पे. देयर इज नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन. नीड क्या है राधा. तो इसमें क्या नीड क्या है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन. तो पहला है कि होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. तो इसमें क्या ओपोजिशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट एक्शन स्पेशली थ्रू क्वेश्चन आर 0 आवर्स एंड पार्लियामेंट्री मोशंस. तो गवर्नमेंट को जो है क्वेश्चन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका. देन है सेकेंड है प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पर्सपेक्टिव. तो अपोजिशन इज नॉट merely obstructionist, it also contributes to policy by presenting alternative solution and critique. तो ऑब्स्ट्रक्शन भी करती साथ के साथ जो है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देती है. एंड देन है एग्जाम्पल कोविड-19 के. ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक opposition parties जो advocate for universal free vaccination. अच्छा, देन है enhanced मनरेगा allocation. देन है decentralized health management which influence certain जो government responses. ठीक है. देन है थर्ड है voice of people and the marginalized. तो opposition MPs जो है bring attention to grassroots level issues that may not be prioritized by ruling government. तो grassroots level issues लेके आते हैं ये. देन फोर्थ है protecting constitutional values. तो opposition acts as a constitutional guardian, resisting moves that may undermine secularism, federalism and civil liberties. तो गार्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सिविल लिबर्टीज इन पे ध्यान देते हैं. एग्जाम्पल पेगासस स्नूपिंग एलिगेशन 2021 में. तो राहुल गांधी देन प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना एंड अदर जो है डिमांडेड अ जुडिशियल इंक्वायरी. तो इन लोगों ने बोला कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी लेके आओ इस पे. देन है लीडरशिप इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़. तो इसमें क्या है लीडरशिप इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़. हाँ, तो अपोजिशन मेंबर जो चेयर एंड पार्टिसिपेट इन की कमिटीज़ दैट स्क्रूटनाइज लेजिस्लेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो जो कमिटीज़ होती है उसमें चेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ जो है उनको, पब्लिक एक्सपेंडिचर लॉ को जो स्क्रूटनाइज करते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पैक, चेयर्ड बाय एन ओपोजिशन एमपी। अच्छा, रिव्यू स्कैग रिपोर्ट ऑन स्कीम इंश्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो ये पैक को ओपोजिशन एमपी जो है वो हेड करता है, चेयर करता है, क्या की रिपोर्ट को ये फिर रिव्यू करते हैं। देन है सिक्स्थ है शेपिंग पब्लिक डिस्कोर्सेस। तो ओपोजिशन यूजेस मीडिया, सिविल सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट्स टू कीप इश्यूज अलाइव बियॉन्ड हाउस। तो ये मीडिया, सिविल सोसाइटीज़ इनको यूज़ कर करके बार बार वो मुद्दा उठाते हैं जिससे कि वो जो इशू है वो हाउस के बाहर भी उस पर बातें हों। एग्जाम्पल इशूज़ लाइक पेगासस स्पाईवेयर, price rise, youth unemployment gained a public action attention largely due to the persistent opposition campaigning and discourse framing। ठीक है। तो ये then seventh है ensuring जो legislative balance in bicameralism। तो when the ruling party जो dominates the Lok Sabha, Rajya Sabha becomes a crucial site for opposition resistance। जब लोकसभा में रूलिंग पार्टी डोमिनेट करती है तो राज्यसभा जो है वो ओपोजिशन करता है। फिर एग्जाम्पल, द ओपोजिशन इनिशियली ब्लॉक द ट्रिपल तलाक बिल 2018 में इन राज्यसभा। अच्छा, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रीड्राफ्ट इट, डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कैन टेम्पर मेजोरिटेरियनिज्म थ्रू इंस्टीट्यूशनल चेक। ठीक है। देन इशूज़ एंड कंसर्न क्या है इसके, नेक्स्ट है पॉइंट, टॉपिक है ये। पहला है लैक ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ओपोजिशन का। तो नो ओपोजिशन पार्टी जो है क्रॉस द 10% थ्रेशोल्ड इन द 17th लोकसभा 2019 में, रिजल्टिंग इन नो जो रिकग्नाइज लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो 10% नहीं करा तो कोई रिकग्नाइज लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं था। दिस जो लिमिटेड पार्टिसिपेशन इनकी इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट, एग्जाम्पल सेलेक्शन ऑफ CBI डायरेक्टर फिर LOP इज अ स्टेटरी मेंबर। तो क्या है कि जो कि इम्पोर्टेंट जो है सिलेक्शन के लिए चाहिए उसमें थे ही नहीं है, ठीक है। यानी फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ यूनिटी। तो डिस्पाइट द कॉमन कॉज जैसे फार्म लॉ प्रोटेस्ट हो गया, CAA NRC अपोजिशन हो गया, तो पार्टीज लाइक कांग्रेस, TMC, आप एंड SP ऑफन जो परस्यूड इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजीज वीकेंड कलेक्टिव इम्पैक्ट। तो ऑल्दो सबके सब जो है बेसिकली अपोज कर रहे थे पर इनकी स्ट्रैटेजी सबकी अलग थी जिससे कि जो है कलेक्टिव इम्पैक्ट कम हुआ। तो इंडिया अलायंस 2023 में is an attempt to address this but has struggled with cohesion and leadership clarity। तो ये फिर इंडिया अलायंस 2023 में बनाए कुछ मिल के आ गए। तो इसमें क्या है, इसको अटेम्प्ट करा, मतलब इसको एड्रेस करने का ट्राई करा पर फिर भी लीडरशिप क्लैरिटी है नहीं कि कौन लीडर है। देन थर्ड है रिड्यूस्ड स्पेस इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। तो मल्टीपल बिल्स हैव बीन पास्ड विदाउट मीनिंगफुल डिबेट और कमिटी रेफरल। तो डिबेट ही नहीं हुई, रेफर नहीं करा कमेटी को। 15th लोकसभा में 2009 से 14 में 71% बिल्स वर रेफर्ड टू डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। DRSC ने बताया ये कि 70% बिल जो है कमेटी को भेजा। 16th में क्या हुआ कि 14 से 19 में अगले इसमें 27 ड्रॉप टू 27, पहले 71 था फिर ये 27 हो गया। फिर 17 में क्या हो गया कि 13 से 15% हो गया और भी हो गया कम, 19 से 23, मतलब ये कमिटीज़ को रेफर ही नहीं करते हैं। तो ओपोजिशन हैज़ जो है रिपीटेडली बायकॉटेड और वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट फर्दर लिमिटिंग डिलिब्रेशन। तो ओपोजिशन क्या है, बॉयकॉट करता है या फिर वॉकआउट प्रोटेस्ट से भाग जाता है जिससे और भी ज़्यादा बात हो ही नहीं पाती है। देन फोर्थ है फ्रीक्वेंट जो है डिस्रप्शन ओवर डिबेट। तो 2021 मानसून सेशन में जो है विटनेस जो रिपीटेड डिस्रप्शन ओवर द पेगासस स्पाईवेयर इशू विद मिनिमल डिबेट ऑन बिल पास्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रहा था इस इशू पे, तो इसमें डिबेट बिल्कुल हुई नहीं। दीज डिसरप्शन से लेड टू क्रिटिसिज्म दैट द अपोजिशन मोर जो है परफॉर्मेटिव दैन पार्टिसिपेटरी, वीकनिंग इट्स रोल इन लॉ मेकिंग। बोला कि भाई जो अपोजिशन है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता, परफॉर्मेटिव है, ज़्यादा परफॉर्म ही करता है ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करता ये, ठीक है। तो इसका रोल जो है लॉ मेकिंग में बहुत वीक है। देन है फिफ्थ है
मीडिया मार्जिनलाइजेशन एंड नेटिव कंट्रोल। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफन जो है गिव्स डिसप्रपोर्शनेट स्पेस टू रूलिंग पार्टी नैरेटिव। साइडलाइनिंग अपोजिशन वॉइस। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो रूल कर रहा है उसी को ज़्यादा दिखाती है। सिक्स्थ है इरोजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो इंसिडेंट्स लाइक एमएलए पोचिंग इन मध्य प्रदेश 2020 एंड महाराष्ट्र में 2020 में एक्सपोज द इंटरनल फ्रेजिलिटी एंड opportunism in opposition rank. Then a frequent defection dilutes ideological clarity and damage public trust in opposition integrity. Frequent जो defection dilute ideological clarity. तो डिफेक्शन बहुत ज़्यादा होते थे कि आइडियोलॉजी की क्लैरिटी नहीं रहती। देन अ वे फॉरवर्ड फॉर एम्पावरिंग द अपोजिशन। तो इसमें क्या है, पहला है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। तो रैशनल क्या है, स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज ऑफन जो फेस सेवरल सीवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लिमिटिंग द रीच एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो स्मॉल पार्टीज जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाती ऊपर तक क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता। वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट द पार्शल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एज रिकमेंडेड बाय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 में टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। बोला कि भाई पार्शल फंडिंग जो है इलेक्शन की वो जो है स्टेट करे, है ना। देन है इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, encourages the issue based politics, reduce dependence on corporate donation and enhance electoral जो है viability of opposition party। इसका इम्पैक्ट होगा जी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको इनकरेज करेंगे कि भाई जो इशू है उसको ध्यान दो, ना कि पैसा और कुछ ऐसा। तो इससे कि क्या है, कॉरपोरेट डोनेशन कम, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और इलेक्टोरल विएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देन सेकंड है गारंटीड जो है मीडिया एसेस। तो इसमें क्या है, रैशनल क्या होगा कि इसमें unequal media access has created an information asymmetry heavily skewed towards the ruling party। तो information asymmetry बहुत हो जाती है तो रूलिंग पार्टी की तारीफ ही वो जो है वो क्या बोलते हैं इंक्लाइन रहता है। देन वे फॉरवर्ड क्या होगा इसमें कि मैंडेट जो है इक्विटेबल मीडिया टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर लाइक दूरदर्शन AIR ड्यूरिंग इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री सेशन। तो इक्विटेबल टाइम होना चाहिए, मैंडेट होना चाहिए ऐसा। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इंश्योर विजिबिलिटी फॉर ऑल्टरनेटिव नैरेटिव कि भाई जैसे मान लो फार्म लॉ है तो ओपोजिशन भी बताएगा कि इसका ऑल्टरनेट अच्छा क्या हो सकता है। इनेबलिंग द ओपोजिशन टू कनेक्ट विद इलेक्टोरेट मोर इफेक्टिवली। तो इससे क्या होगी, ओपोजिशन जो है इलेक्टोरेट्स के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। दैन थर्ड है इंटरनल जो डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें रैशनल क्या है, मेनी ओपोजिशन पार्टीज जो सफ़र फ्रॉम डायनेस्टिक लीडरशिप एंड वीक कैडर स्ट्रक्चर हैम्परिंग जो रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिफॉर्म। तो बहुत सारी जो है रैशनल जो पार्टीज़ हैं बहुत सारी वो जो है डायनेस्टिक लीडरशिप उससे हैम्पर करती है, सफ़र करती है, वीक कैडर स्ट्रक्चर, हैम्पर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिफॉर्म। देने वे फॉरवर्ड क्या है, इन्फोर्स है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन एंड टर्म लिमिट्स फॉर लीडरशिप पोजिशन। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिजल्ट इन मोर जो है क्रेडिबल लीडरशिप, grassroots empowerment and enhanced public trust in opposition force। then है engagement with civil society citizens। तो इसमें क्या है, rational क्या है, a disconnected opposition loses relevance in public perception। तो उनको connected रहना चाहिए। तो way forward क्या होगा कि establish regular consultative mechanism with civil society groups, activists, academics and voter through public hearing, policy राउंड टेबल्स एंड कंस्टिट्यूंसी आउटरीच। तो लोगों के बीच में जितना आएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इम्प्रूव जो है पॉलिसी रिस्पॉन्सिवनेस, एनहेंस सिटीजन मोबिलाइजेशन एंड रीइंफोर्स द जो अपोजिशन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो इसमें क्या होगा कि इम्प्रूव पॉलिसी रिस्पॉन्सिवनेस,
In conclusion, the opposition is not an adversary of the state but a protector of democracy, dissent, and deliberation. In a time of growing executive decentralization, a principled, participatory, and policy oriented opposition is essential to preserve constitutional morality and spirit of representative governance. Then next topic है parliamentary committee. Okay. तो इसमें क्या है कि parliamentary committees जो है are smaller groups of MPs that assist parliament in performing detailed जो है scrutiny of law, budget and policies. तो ये क्या है, इसमें भी MPs जो होते हैं जो कि स्क्रूटनाइज करते हैं बजट को, पॉलिसीज़ को. फंक्शनिंग अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ द फुल हाउस, उनसे अलग काम करते हैं ये. दे इंश्योर इन डेप्थ एग्जामिनेशन, एक्सपर्ट इनपुट एंड executive accountability, making them the backbone of legislative efficiency. तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सपर्ट इनपुट देते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी रखते हैं ये, ठीक है. और ये लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी की बैकबोन है, क्योंकि ये अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे लॉ बनेंगे, अच्छे बजट बनेंगे, पॉलिसीज बनेंगी. यानी बेसिक आइडिया क्या है, सब ग्रुप ऑफ MPs है फॉर्म टू हैंडल डिटेल्ड वर्क दैट कैन नॉट बी इफेक्टिवली डिस्कस्ड इन फुल पार्लियामेंट्री सिटिंग. तो पूरे पार्लियामेंट में ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती, तो ये कुछ MP के कुछ ग्रुप होते हैं तो ये काम को हैंडल करते हैं. ये एम टू इंश्योर स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल प्रोसेसेस. तो स्क्रूटनाइज करते हैं कि अच्छे से हुआ है क्या, अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं कि नहीं इसने अच्छे से नहीं करा, इसको करना है, एफिशिएंसी लेके आते हैं लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस में. देन है फंक्शन एज मिनी जो है पार्लियामेंट्स, इनेबलिंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बिल्स, पॉलिसीज एंड बजट. तो ये मिनी पार्लियामेंट जैसे काम करते हैं. इससे क्या होगा कि इनेबलिंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बिल्स, पॉलिसीज एंड बजट. देन है help overcome time constraint, ensure technical expertise and allow for non-partisan discussion. तो टाइम कंस्ट्रेंट है उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए बैठती है, लोग काम करते रहते होंगे, तो इसमें क्या टेक्निकल एक्सपर्टाइज देते हैं और नॉन पार्टिसन डिस्कशन करते हैं ये लोग, कि पार्टी से रिलेटेड नहीं, जो सही है वही बताते हैं. देन ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो इसके अंडर काम करेंगे ये. देन क्लासिफाइड इनटू स्टैंडिंग कमेटी एंड, जो कि स्टैंडिंग कमेटी तो परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी जो है टेम्परेरी या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है. देन हिस्टोरिकल इमेजेंस क्या है, तो फर्स्ट मेजर स्टैंडिंग कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1921 में. लेटर द एस्टिमेट कमेटी जो है एस्टैब्लिश इन 1950. तो पहले पैक बनी, फिर एस्टिमेट कमेटी बनी. ओवर टाइम जो है स्पेशली पोस्ट 1990 द सिस्टम जो एक्सपैंडेड विद द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. तो 1990 में ये बना. अच्छा, DRSCs 1993 में अलाउइंग द सिस्टमैटिक एंड मिनिस्ट्री स्पेसिफिक स्क्रूटनी. तो ये हर एक मिनिस्ट्री की बना दी है ना. तो इन्वेस्टिगेटिव जो बॉडीज़ लाइक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैव ऑल्सो गेन प्रोमिनेंस इन एड्रेसिंग जो नेशन वाइड कॉन्ट्रोवर्सीज, जैसे बोफोर्स 2G कोल स्कैम हो गया. तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है स्क्रूटनाइज करती है मैटर्स के ऊपर. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इनका, तो क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर नॉट explicitly mentioned in the constitution, but their existence is supported indirectly by आर्टिकल 118. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करी है, पर जो 118 में जो है इनका एग्जिस्टेंस पता चलता है. तो 118 जो है एम्पावर करता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड, अच्छा,
एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो 118 एम्पावर करेगा हर एक हाउस को कि वह वो रूल बना सके अपने प्रोसीजर के लिए और बिजनेस के लिए, अंडर विच रूल ऑफ द प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग और वेरियस कमिटी। तो ये जो रूल ऑफ प्रोसीजर है प्रोवाइड करता है कंस्टिट्यूशन फंक्शनिंग वेरियस कमिटीज़ का। देन है thus their status is conventional and statutory, not constitutional, though they are integral to democratic governance। तो इनका जो स्टेटस है कन्वेंशनल है, स्टेटूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। देयर अथॉरिटी एंड फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट्री रूल्स। अच्छा, जो पार्लियामेंट रूल बनाता है उसी में से ये फंक्शन काम करते हैं ये। एंड दे ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। तो उसके अंडर ही काम करेंगे ये, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ बिल, तो कमिटी जो स्टडी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन मोर क्लोजली देन इज विजिबल इन द फुल हाउस। तो बहुत ही बारीकी से ये जो ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन को पढ़ती है। देन दे एसेस ईच क्लॉज, कंसल्ट स्टेक होल्डर्स एंड मे रिकमेंड चेंजेस। अच्छा, सारे क्लॉज पढ़ती है, स्टेक होल्डर से बातें करती है और उसके में चेंजेस भी बता सकती है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल क्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर दे आर पास्ड। तो ये क्या करेंगे, टेक्निकल और प्रैक्टिकल क्वालिटी उसको इम्प्रूव करती हैं ये। देन ओवरसाइट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, इसमें क्या है, फाइनेंशियल कमिटी जो लाइक पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी जो है चेक हाउ गवर्नमेंट मनी इज़ यूज्ड। फिर देखते कि भाई पैसा कैसे यूज़ हुआ है। दे एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एसेस वेदर फंड्स वर स्पेंट एफिशिएंटली एंड लीगली। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करती है, देखती है कि भाई पैसे अच्छे से स्पेंड हुए हैं। दे इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पब्लिक फाइनेंस का मैनेजमेंट उसमें देखती है। देन रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो स्टैंडिंग कमेटी जो है असाइन टू स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज जो है मॉनिटर देयर स्कीम्स पॉलिसीज एंड बजट। तो जिस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके स्कीम्स बजट और पॉलिसीज़ को देखती है ये। दे वैलिड आउटकम्स, सीक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट। तो जो आउटकम है उनको देखती है कि भाई सही है कि क्या है, कितना हो सकता था। एक्सप्लेनेशन पूछती है ऑफिसर से और इम्प्रूवमेंट के बारे में रिकमेंड करती है। दिस स्ट्रेंथन्स एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस। जैसे क्या है, जो अकाउंटेबिलिटी रहती है और इफेक्टिवनेस, पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है। देन फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग। तो इसमें क्या है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है कीप्स अ चेक ऑन द रूल, bylaws and regulation made by ministers under delegated authority। मॉनिटरिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग, तो क्या है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कीप्स अ चेक ऑन द रूल्स। कमेटी होती है तो चेक करती है रूल्स पे, बायलॉज पे, रेगुलेशंस मेड बाय मिनिस्टर्स अंडर डेलीगेटेड अथॉरिटी। दे इंश्योर दैट दीज रूल्स stay within legal bounds and are in line with legislative intent। इंश्योर करती है कि जो भी रूल्स हैं ये लीगल बाउंड के अंदर हैं एंड दे आर इन लाइन विद लेजिस्लेटिव इंटेंट। देन है एड्रेसिंग जो पब्लिक कंसर्न, तो क्या है, पिटिशन कहेंगे, petitions committees look into petition committee जो है वो look into grievance submitted by citizen regarding governance and administration। अच्छा, तो जो ये कमेटी होती है वो जो जनता लोग जो भी कंप्लेंट देते हैं उसमें दिखती है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दिस ऑफर्स अ वे फॉर द पब्लिक पार्टिसिपेशन, अच्छा, इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके, हाँ, तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है। देन है सेफ गार्डिंग, नेक्स्ट सिक्स्थ है सेफ गार्डिंग पार्लियामेंट्री डिग्निटी। तो जो प्रिविलेज कमेटी है हैंडल्स केसेस वेयर एमपीज और द हाउस मे हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो उन केसेस को देखती है जहाँ पे कि जिनका डिसरिस्पेक्ट हुई है।
तो एथिक्स कमिटी जो एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द मेंबर एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ। तो ये बिहेवियर देखती है मेंबर का और स्टैंडर्ड लेके आती है कि भाई आप कैसे काम करोगे। देन 7th है कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कैन फॉर्म द टेम्पररी और जॉइंट कमिटी टू लुक इनटू स्पेसिफिक इशूज और कंट्रोवर्सीज। अच्छा, कोई जैसे नया पेगासस आ गया तो उसमें कमेटी बना दी, फिर देखेंगे उसमें। दैन दीज कमिटीज जो है कैन समन इंडिविजुअल गैदर एविडेंस एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स टू पार्लियामेंट। अच्छा, तो किसी को बुला सकती है, पूछ सकती है और एविडेंस ले सकती है और जो फाइंडिंग्स है वो पार्लियामेंट को बताएगी। एग्जाम्पल इंक्लूड कमिटी सेटअप टू एग्जामिन करप्शन, स्कैम्स एंड मेजर पॉलिसी लैप्सेस। इनके लिए बनाया गया था, स्कैम करप्शन के लिए, पॉलिसी लैप्स के लिए। ठीक है। देन है 8th है encouraging मीनिंगफुल डायलॉग। तो बेसिकली कमिटी ऑफन ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज टू वर्क टुगेदर अवे फ्रॉम पॉलिटिकल हीट। दे ऑफन जो है कंसल्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड अलाउ फॉर नॉन पार्टीसन वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है, अलग अलग पार्टी से जो एमपीज आते हैं, एक साथ काम करते हैं और इनका पॉलिटिकल हीट का कोई असर नहीं होता कि भाई ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो एक्सपर्ट से बातें करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से, इससे कि क्या है, नॉन पार्टीसन वेल इन्फॉर्म जो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं ये। देन टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या है, स्टैंडिंग कमेटी। तो ये परमानेंट होती है नेचर में, कंस्टिट्यूटेड एनुअली, हर साल बनाई जाती है ये, रिकंस्टिट्यूटेड एनुअली। अच्छा, देन डील विद रेगुलर मैटर लाइक बिल्स, बजट एंड मिनिस्ट्री ओवरसाइट। रेगुलर मैटर देखती है ये, बिल, बजट, मिनिस्ट्री ओवरसाइट। देन एग्जांपल जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ओके, राधा राधा।